चाहे होली हो या दिवाली, जब भी हमें अपने घर की सफाई करनी होती है हमें याद आता है वैक्यूम क्लीनर। लेकिन अगर आपके घर में वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो आप उसे बना सकते हैं सिर्फ एक सिंपल से पाइप की मदद से और इसी के साथ एक फ्लूइड मैकेनिक्स के शानदार कॉन्सेप्ट की मदद से भी। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कैसे हम बना सकते हैं हमारा खुद का होममेड वैक्यूम क्लीनर। अभी टेबल पर आप देख रहे होंगे मैंने कुछ छोटे छोटे कागज के टुकड़े लिए हैं और अगर आप अभी देखेंगे तो ये पाइप के अंदर ये कागज के टुकड़े नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब मैं यूज करूंगा फ्लूइड मैकेनिक्स का एक कॉन्सेप्ट और ये सेम पाइप इन कागज के टुकड़ों को अंदर खींचने लगेगा। तो अभी आपने देखा कैसे ये छोटे छोटे कागज के टुकड़े इस पाइप के अंदर जाने लगे, जबकि मैंने इसके दूसरे एंड पे कोई भी पंप नहीं लगाया था। एक काम करते हैं, इस सेम चीज को एक बार पानी में भी ट्राई करके देख लेते हैं। मैंने एक पानी का ग्लास लिया है और जो सेम काम मैंने पिछली बार पीस ऑफ पेपर के साथ किया था, इस बार हम इस पानी के साथ करेंगे, वो भी हमारे पुराने उस पाइप के साथ ही। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ मैंने एक्चुअल में किया क्या था जिस वजह से ये पाइप एक वैक्यूम क्लीनर की तरह हर चीज को अपने अंदर खींचने लगा। तो चलिए देखते हैं इसको पानी में। अगर मैं इसको अभी इस पानी के टॉप सरफेस पे टच करवाता हूँ, आप देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है, ना इसके अंदर पानी जा रहा है और आप देखेंगे कि इसके सरफेस पे भी कोई डिस्टरबेंस आपको नजर नहीं आ रही होगी। बट अब आप नोटिस करिएगा इस पानी के सरफेस को। तो इन दो एग्जाम्पल्स के बाद चलिए देखते हैं मैंने एक्चुअली में किया क्या था कि जिस वजह से बिना किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के हमारा ये नॉर्मल सा पाइप एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करने लगा। एक्चुअली अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये पाइप के दो एंड्स हैं। अब आप इनको पॉइंट 1 और पॉइंट 2 मान सकते हैं। यहाँ पे मैं बस एक छोटा सा काम करूंगा कि मैं यहाँ की वेलोसिटी बढ़ा दूंगा और अगर यहाँ की वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर को कम होना पड़ेगा और अगर यहाँ का प्रेशर कम हुआ और यहाँ का प्रेशर ज्यादा हुआ तो जाहिर सी बात है कि जो फ्लो होगा वो इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ होगा। और ये है आपका बर्नौलीज थ्योरम और जिसमें हम यूज करते हैं प्रिंसिपल कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बस इसी की मदद से मैंने इस छोटे से पाइप को एक वैक्यूम क्लीनर बना दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसकी वेलोसिटी बढ़ाई कैसे है, कोई बड़ा काम नहीं किया है, सिर्फ इस पाइप को मैंने इस तरह से घुमाया और यहाँ की जो वेलोसिटी थी, इस पॉइंट की जो वेलोसिटी थी वो ज्यादा हो गई। एक बार हम इसको करके भी देखते हैं आपके सामने किस तरह मैं यहाँ पे जैसे इसको घुमाना शुरू करूंगा वैसे ही ये पेपर भी जो है ये पेपर इस पाइप के अंदर जाना शुरू कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इसको, आगे आ जाइए। तो देखा आपने कैसे मैंने पूरी टेबल साफ कर दी आपके सामने सिर्फ एक इस वैक्यूम क्लीनर की मदद से। अब पानी में भी इसको ट्राई करके देखते हैं क्योंकि मैंने पानी का भी एग्जांपल लिया था। तो जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा आप पानी की सरफेस पे देखिए, देखा आपने किस तरह से ये सेम चीज पानी में भी काम करती है। तो इसको और बेहतर समझने के लिए चलते हैं सीधे हमारे स्टूडियो में और इसको और अच्छे से समझते हैं पूरे डेरिवेशन के साथ कि बर्नौलीज थ्योरम एक्चुअल में काम कैसे करती है। इसका कोई और छोटा सा एग्जांपल होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और उसी के साथ हमारी डेली लाइफ में कहां पर ये काम में आती है वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा, चलते हैं सीधे हमारे स्टूडियो में। ओ हाय, तो स्वागत है आपका बायजूस एग्जाम प्रेप स्टूडियो में। और चलिए हम बात कर लेते हैं, ठीक थोड़ी देर पहले अभी आपने जो यहां पर एक्सपेरिमेंट देखा यानी कि होममेड वैक्यूम क्लीनर जिस थ्योरम पर बेस्ड है बर्नौलीज थ्योरम, उसके बारे में हम समझते हैं हर एक बात यहां पर। और उसी के साथ वो तो था आपका बाहर वाला एक्सपेरिमेंट। मैं आपको यहां पर स्टूडियो में भी दोबारा से एक बार इसी बर्नौलीज थ्योरम को फील करके दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ अनदर एग्जाम्पल, अनदर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ठीक है, और भी एक और चीज देखेंगे किस तरह से बर्नौलीज इक्वेशन हमारे लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में हम लोग देखते तो हैं बट कभी उसको रियलाइज नहीं करते। शुरू करते हैं बिना किसी और देरी के। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक बार क्विक सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है जोशित सिंह एंड आई हैव 4 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, एमटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड स्पेसिफिकली हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग जो है वो मेरा डोमेन है। माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज आर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स,
ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ आपका रेलवे भी है, इरिगेशन भी है, एनवायरमेंट भी है। खैर, आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं बर्नौलीज थ्योरम के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें हैं वो बता देता हूं। इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि ये बर्नौलीज थ्योरम बेसिकली पार्ट है हमारे फ्लूइड डायनेमिक्स का। जब भी कभी फ्लूइड मैकेनिक्स की बात होगी तो आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि फ्लूइड मैकेनिक्स मिलकर के बना है तीन चीजों से। एक तो स्टैटिक, एक होता है आपका स्टैटिक पार्ट ऑफ फ्लूइड, एक होता है आपका काइनेमैटिक पार्ट ऑफ द फ्लूइड, और वहीं एक और जो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं दैट इज डायनेमिक पार्ट ऑफ द फ्लूइड। और इन सब को जब हम मिला देते हैं और वहां से हमें मिल जाता है सर फ्लूइड मैकेनिक्स। इन सबको मिला करके हम बोलते हैं ये है फ्लूइड मैकेनिक्स। यानी कि पहले हम ये समझते हैं कि जब फ्लूइड रेस्ट पर होगा तब किस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज काम करती हैं। उसके बाद काइनेमैटिक में हम पढ़ते हैं किस तरह से जब आपके फ्लूइड मोशन में होता है तो वो जो मोशन है वो फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे बदलती हैं वक्त के साथ या फिर स्पेस कोऑर्डिनेट्स के साथ। और डायनेमिक में हम बात करते हैं मोशन के साथ साथ उस फोर्स के बारे में भी जो फोर्स उस मोशन के पीछे का कारण है, कॉज है। ओके, तो देखिए हम ऑब्वियसली यहां पे जैसे मैंने फोर्स की बात कही है तो जो जनरल फोर्सेस जो हमारे आप कह सकते हैं फ्लूइड के मोशन पर जो लगते हैं जनरली हमने देखे हैं दैट इज ये ग्रेविटी फोर्स होता है, प्रेशर फोर्स होता है, टर्बुलेंस होता है, विस्कोसिटी होता है, कंप्रेसिबिलिटी, सरफेस टेंशन। ज्यादातर जो हम देखते हैं वहां पे आपको ग्रेविटी, प्रेशर, टर्बुलेंस, विस्कोसिटी और कंप्रेसिबिलिटी फोर्सेस जो है वो लगते हुए नजर आते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे आपने स्कूल टाइम में एक लॉ ऑफ नेट फोर्स पढ़ा होगा या न्यूटन लॉ ऑफ, जिसको सेकंड लॉ भी आप बोल देते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ, राइट। जनरली उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ नेट फोर्स। वो लॉ ऑफ नेट फोर्स एक्चुअली में कहता क्या है? वो कहता है कि सर देखिए कोई भी नेट फोर्स जो है किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मैं एक्स ले लेता हूं, बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इन सेम डायरेक्शन। तो ये होता है आपका फोर्स इंटू फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो आप सबको बहुत आसानी से पता है। बस थोड़ा सा मैंने हाई फाई करके बोल दिया तो इसलिए तो थोड़ा सा आपको लगा होगा कि ये तो कुछ नया बता दिया। नया नहीं है, F इक्वल्स टू ma, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब इन सारे फोर्सेस को जब आप कंसिडरेशन में लेते हैं तब आपको मिलती है आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। अगर मैं इन सभी सारे फोर्सेस में से धीरे धीरे करके एक एक फोर्स को निगलेक्ट कर दूं, जैसे सबसे पहले अगर मैं इस कंप्रेसिबिलिटी फोर्स को ही निगलेक्ट कर दूं, तो जैसे ही मैं कंप्रेसिबिलिटी फोर्स को निगलेक्ट करता हूं तो बाकी बचे जो भी फोर्सेस हैं, यानी कि आपका ग्रेविटी, आपका प्रेशर, विस्कस और टर्बुलेंस, आपको ये सारे फोर्सेस कंसीडर करने होते हैं रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो रेनॉल्ड्स ने एक इक्वेशन दिया था मोशन का जिसमें उन्होंने कंसीडर किए थे ये चारों के चारे फोर्सेस। अब मैं यहां से कंप्रेसिबिलिटी के साथ साथ टर्बुलेंस भी अगर निगलेक्ट कर देता हूं तो जो इक्वेशन मुझे मिलती है दैट इज नावियर स्टोक इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसका सोल्यूशन अभी तक पेंडिंग है, अधूरा है। इस पे इनाम भी है, तो कभी आप रिसर्च वगैरह करने जाएं तो कोशिश करिएगा इसका सोल्यूशन निकालने का, अच्छा पैसा भी मिलेगा और नाम तो मिलेगा ही मिलेगा। और आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हमारा ऐसा इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें हम सिर्फ दो फोर्सेस को ही कंसीडर करेंगे, एक ग्रेविटी और एक प्रेशर फोर्स, और ये है आपका आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन। आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन से ही हमें बर्नौलीज थ्योरम जो है इवेंचुअली मिलने वाला है। अब आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली है क्या वो मैं बताता हूं, उससे पहले एक बात जान लीजिए। हम आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करते हैं कहां पे? अलोंग द स्ट्रीम लाइन। आपको स्ट्रीम लाइन पता है ना, लेमिनार फ्लो होता है तो उसमें स्ट्रीम लाइंस बनती हैं, पैरेलल टू ईच अदर कहा जाता है, राइट। अगर आपका वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, इस तरह से आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम आगे जाके और सेशन लेंगे, उसमें आपको और डिटेल में बताऊंगा। तो जो कोई भी स्ट्रीम लाइन जैसे आपके पास मान लो, तो उस स्ट्रीम लाइन के अलोंग अगर आप कोई एक एलिमेंट कंसिडर कर लो और फिर उसके ऊपर ये दो फोर्सेस लगाओ, केवल ग्रेविटी फोर्स और प्रेशर फोर्स, वहां से आपको निकाल के मिल जाती है, आपको निकल के मिलती है आपकी आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पे आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन को मेंशन कर देता हूं, जिससे कि कभी मान लीजिए ये कभी डायरेक्टली आपके काम नहीं आएगी। कॉलेज में अगर आप हैं या आप एमटेक कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटेशन में इसकी जरूरत पड़ सकती है, नहीं तो गेट या फिर एग्जाम्स में ये तरह का जो इक्वेशन है या जो सवाल है ये जनरली पूछा नहीं जाता है, राइट। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं dp बाय रो प्लस जी डी जेड प्लस वी डी वी शुड बी इक्वल्स टू 0।
अब यहां पर ये है आपकी आयलर की इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, यहां पर हमने कौन कौन से फोर्सेस को अभी तक निग्लेक्ट करा था। हमने देखिए टर्बुलेंस को निग्लेक्ट किया है, हमने यहां पे कंप्रेसिबिलिटी को निग्लेक्ट किया हुआ है, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं। देखो पहली बात तो अगर हम इसको अलोंग द स्ट्रीमलाइन लगा रहे हैं, माने कि फ्लो मेरा लेमिनार है, टर्बुलेंट की तो बात ही नहीं हो सकती, ठीक है। नंबर 2 थिंग, फ्लो जो है आपका दैट इज इनकंप्रेसिबल इन नेचर, दैट इज द रीजन ना, तभी तो यहां पे कंप्रेसिबिलिटी फोर्स निग्लेक्ट किया है, ये दूसरा असम्पशन। उसके बाद एक और असम्पशन आप लेते हो यहां पे कि फ्लो आपका स्टडी है, स्टडी है, स्टडी है, राइट, स्टडी फ्लो। ये 3 असम्पशन हो गए अभी तक के आपके। एक और असम्पशन हम लेंगे लेकिन उसकी अभी तक जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब बर्नौली इक्वेशन क्या है? बर्नौली इक्वेशन बेसिकली आपके आयलर इक्वेशन का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, या आप कह सकते हो इसको कि यहीं से निकल के आपको मिलता है। जैसे क्या लिखा मैंने, आयलर इक्वेशन क्या लिखा था? मैंने लिखा था सर डीपी, एक सेकेंड कहां चल दी स्लाइड मेरी, डीपी बाय रो प्लस जी डी जेड प्लस वी डी वी बराबर 0। सर ये मेरी आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन था। अब अगर मैं इन सभी टर्म्स को इंटीग्रेट कर दूं तो इवेंचुअली मेरे पास क्या आएगा सर? देखिए डेंसिटी क्या मैंने बोला, फ्लूइड इनकंप्रेसिबल असम्पशन लिया है मैंने, माने डेंसिटी का चेंज 0, यानी कि डेंसिटी कांस्टेंट है, इसीलिए इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा। P जो है आपका वो आपका हो जाएगा क्या, सिंपल P मिलेगा यहां से, तो P बाय रो प्लस G भी कांस्टेंट है तो G इंटू Z मिल जाएगा, dz को इंटीग्रेट करने पे ये मिलेगा v स्क्वायर बाय 2, और अगर आप 0 का इंटीग्रेशन करोगे तो मिलेगा कांस्टेंट, राइट। तो यहां से अगर आप G को कॉमन ले लीजिए, G को कॉमन ले लेंगे तो बेसिकली आपके पास इक्वेशन आएगा P बाय रो जी प्लस Z प्लस v स्क्वायर बाय 2g और कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, यानी कि C अपॉन G, C भी कांस्टेंट, G भी कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, एक और कांस्टेंट, तो यहां पे कुछ नहीं है, आप इसको C डैश लिख सकते हो, राइट। तो आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई जो ये क्या रिप्रेजेंट करती है मैं आपको बताता हूं एकदम प्रैक्टिकली। ये बेसिकली एनर्जी बता रहा है, ये टोटल एनर्जी है आपके पास, ये टोटल एनर्जी है, ये आपकी प्रेशर एनर्जी, राइट, फ्लो एनर्जी भी कहते हैं इसको, ये आपकी डेटम एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी वाली जो आप बोलते हो ना एनर्जी, वो है सर ये डायनेमिक एनर्जी। लेकिन ये अभी एनर्जी किस फॉर्म में है? ये हेड के फॉर्म में है, मीटर ऑफ वाटर जो आप बोलते हो, मीटर ऑफ ऑयल, मीटर ऑफ मर्क्यूरी, ये हेड फॉर्म में है। हेड फॉर्म को मैं और इलैबोरेट करूंगा इसी सेशन में, इसी वीडियो में, थोड़ा सा आप मुझे वक्त दीजिए। लेकिन क्या ये इक्वेशन अभी मैं यूज कर सकता हूं? इसको अभी मैं यूज नहीं कर पाऊं, क्यों? क्योंकि मैंने जो आयलर इक्वेशन निकाली थी सर डेरिवेशन करके, ये निकाली गई थी सिर्फ अलोंग द स्ट्रीमलाइन, किसी भी एक स्ट्रीमलाइन के अलोंग। उस स्ट्रीमलाइन के लिए मेरी टोटल एनर्जी ये आई और कांस्टेंट की वैल्यू ये आई। इसका ये मतलब हुआ कि मेरे हर एक स्ट्रीमलाइन के लिए कांस्टेंट की वैल्यू अलग होने वाली है। जितनी स्ट्रीमलाइन उतनी कांस्टेंट वैल्यू, उतना ही मुझे यहां पे सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी। और जब भी कभी कॉम्प्लेक्सिटी आती है हम लेके आते हैं एक और असम्पशन। अब इस कॉम्प्लेक्सिटी से लड़ने के लिए मैं एक असम्पशन ले लूंगा, और वो असम्पशन क्या होगा? मैं अज्यूम करूंगा क्या अज्यूम करूंगा? कि फ्लो जो है वो इरोटेशनल है सर। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मेरे जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो अब क्या कर रहे हैं? वो अपने सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट नहीं घूम रहे, यानी कि ये सारी स्ट्रीमलाइन आइडेंटिकल हो जाती हैं उस असम्पशन के आते ही। जैसे ही ये सारी स्ट्रीमलाइन आइडेंटिकल हो जाती हैं, इनका ये मतलब हुआ कि C डैश जो है कांस्टेंट वैल्यू जो है वो सारी स्ट्रीमलाइन के लिए सेम हो जाएगी। अब मैं इस इक्वेशन को यूज कर सकता हूं कहीं भी, इसको हम कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन या फिर एनर्जी इक्वेशन। इसको थोड़ा सा और यहां पे मैं इलैबोरेट करता हूं आपके लिए। बर्नौलीज इक्वेशन फ्रॉम आयलर इक्वेशन जो मैंने यहां पे मेंशन भी किया ऑलरेडी। बर्नौलीज इक्वेशन बेसिकली क्या है? आई होप ये कलर आपके लिए विजिबल होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। दिख रहा है लेकिन मैं प्रेफर करूंगा व्हाइट कलर लेना। बर्नौली इक्वेशन बेसिकली कहती है या कहता है कि भाई आपका P बाय रो जी प्लस Z प्लस v स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब आपका टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहता है, एनर्जी कभी भी
चेंज नहीं होता है, एनर्जी का कभी भी कुछ भी अप डाउन नहीं होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि बर्नौली इक्वेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या हो गया सर, यहां पे बेसिक प्रिंसिपल हुआ आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बेसिक प्रिंसिपल है बर्नौलीज इक्वेशन का। अब ठीक है, इससे एक बात आपको समझ आ गई। अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये एक्चुअल में पाइप या फिर किसी चीज पे अगर हम देखना चाहें वो किस तरह से नजर आता है। कोई भी मैं पाइप जैसे कंसिडर कर लेता हूं, पहले तो डेटम बना दिया जाए। मान लो ये हमारा डेटम है, ठीक है, ये डेटम है हमारा, और हम यहां पे एक पाइप कंसिडर कर लेते हैं इस प्रकार से। ये पाइप की ओपनिंग्स है, राइट सर। ये आपकी मान लीजिए सेंटर लाइन ऑफ द पाइप है, ठीक है। मैंने यहां पे 2 सेक्शन पकड़ लिए हैं, एक सेक्शन ये ले लिया, एक सेक्शन ये ले लिया। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहां से इसकी डेटम हेड जो है दैट इज Z1 और यहां से जो है दैट इज Z2, ठीक है। अब बेसिकली जो बर्नौली कहता है, जो बर्नौली इक्वेशन कहता है, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि भैया आपका जो प्रेशर है, मैं यहां पे मेंशन करता हूं उसको, P1 बाय रो जी प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G बराबर होना चाहिए P2 बाय रो जी प्लस Z2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G। ये है जो आपका बर्नौली थ्योरम या बर्नौली इक्वेशन कहता है कि 2 सेक्शन पे एनर्जी बराबर होनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई हमारा एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड है, कंजर्व्ड है। ये आइडियल कंडीशन है, ये भी आपको पता है। ये आइडियल कंडीशन के लिए ऐसा कहा जा रहा है। क्यों आइडियल कंडीशन यहां पे ली गई है, क्योंकि आपने विस्कस फोर्स को भी निग्लेक्ट किया था शुरुआत में, यानी कि आप आइडियल कंडीशन में खेल रहे हैं अभी तक। लेकिन जाहिर सी बात है आपके पास आइडियल कंडीशन नहीं मिलेगी, आइडियल फ्लूइड नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा रियल फ्लूइड। इसीलिए इसमें एक लॉस भी आता है, एक हेड लॉस भी यहां पे आपको लिखना पड़ता है, ठीक है सर। अब मैं इसको प्रैक्टिकली आपको, मैंने इन हाउस कहा था कि एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। बेसिकली यहां पे क्या कह रहे हैं कि भैया ये दोनों चीजें जो है वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। अगर हम थोड़ी देर के लिए लॉस को साइड में करते हैं, मेरे पास एक स्ट्रिप ऑफ पेपर है जो आपने शुरुआत में देखा भी था, मैं कोशिश भी कर रहा था इसके साथ एक्सपेरिमेंट करने का। तो ये स्ट्रिप को मैंने ले लिया। अब देखिए क्या होता है कि अगर मैं स्ट्रिप को यहां से छोड़ देता हूं तो ये स्ट्रिप अभी आप देख रहे हैं नीचे गिर जाए अपने वेट की वजह से, अपने जो इस पे फोर्स लग रहा है सेल्फ वेट की वजह से, उसकी वजह से mg की वजह से नीचे गिर रहा है। अगर मैं कैसे भी करके इस पेपर के ऊपर की जगह, यानी कि यहां पे कैसे भी करके अगर वेलोसिटी को बढ़ा दूं, तो देखिए बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, मान लीजिए ये 0.2 है, ये 0.2 है मान लीजिए, ठीक है, यहां पे 0.2 है। अब आप समझो यहां पे अगर मैं यहां पे वेलोसिटी को बढ़ा दिया, अगर मैं वेलोसिटी को बढ़ा दिया तो इसकी वजह से क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ जाने से क्या होगा, जाहिर सी बात है यहां की वेलोसिटी कम और वहां की वेलोसिटी ज्यादा हो गई, तो इसमें क्या होगा कि भाई डिसबैलेंस हो गया है। तो एक चीज बढ़ गई, एक चीज कम हो रही है, लेकिन ये डिसबैलेंस हो रहा है, इसमें अब क्या करें। तो देखिए इसको संभालने के लिए हमारे जो प्रेशर फोर्स है वो आते हैं पिक्चर में। यहाँ V2 वेलोसिटी जो है वो बढ़ गई, V1 सेक्शन 1 पे वेलोसिटी कम हुई। इससे क्या होगा सर, देखिए यहाँ पे अगर वेलोसिटी बढ़ी है तो इसका प्रेशर कम हो गया और इसका जो प्रेशर था वो यहाँ पे बढ़ गया। अब कोई भी चीज कम प्रेशर से ज्यादा प्रेशर पे जाना चाहेगी, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ा के मैं यहाँ का प्रेशर कम कर दूंगा। एक बार मैंने यहाँ का प्रेशर कम कर दिया तो इसको ऊपर आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे ज्यादा प्रेशर होगा, ऊपर कम प्रेशर। चलिए देख लेते हैं, मैं इसकी वेलोसिटी बढ़ाता हूं और देखते हैं कि अगर ये ऊपर आता है या नहीं आता है। यहां पे देखते हैं इसको, देखिए जितनी देर तक मैं एबल हूं, जितने मेरे लंग्स में पावर है, उतनी देर तक मैं यहां पे हवा रख के यहां की वेलोसिटी बढ़ा रहा हूं और उतनी ही देर तक ये जो पेपर है ये देखिए ऊपर की तरफ रहने वाला है। ये है आपका प्रैक्टिकल फील ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। अब और आगे बताता हूं आपको, अभी तो आपको मजा आना शायद शुरू ही हुआ होगा। अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि ये जो आप Z देख रहे हो, ये जो आप Z देख रहे हो या फिर आप V स्क्वायर बाई 2G देख रहे हो, ये है क्या, ये है क्या। देखिए अगर आप Z की बात करो या आप V स्क्वायर बाई 2G, ये हेड का मतलब क्या होता है, तो हेड बेसिकली होता ये है आपका कि एनर्जी पर यूनिट वेट, एनर्जी पर यूनिट वेट, उसको आप हेड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, वो v वेलोसिटी से जा रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर हो जाएगी, ये होगी एनर्जी। और उसका वेट कितना होगा, m इंटू जी होगा। सर काट दो, क्या बचा, v स्क्वायर बाई 2G। तो क्या है ये, काइनेटिक हेड है, काइनेटिक हेड है, तो एनर्जी ही है, बस उसको हमने एक हेड फॉर्म में लिख दिया है। इसी का भी एग्जांपल ले सकते हो आप
कि z ऑल्टीट्यूड पे एक m मास की ऑब्जेक्ट रखी है, तो अगर आप mgz पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय वेट mg करोगे, इवेंचुअली z आ जाएगा, दैट इज योर पोटेंशियल हेड या फिर डेटम हेड। तो ये तो हो गया आपके सारी थ्योरेटिकल पार्ट। अब देखते हैं कि डेली लाइफ में किस तरह से बर्नौलीज थ्योरम जो है हमारे सामने हमेशा रहता है, पर हम कभी उसको रियलाइज ही नहीं कर पाते। कभी भी अगर आप देखोगे एरोप्लेन को, एरोप्लेन जब उड़ता है या उतरता है, लैंडिंग या टेक ऑफ, दोनों में ही बर्नौलीज थ्योरम किस तरह से रोल प्ले करेगा, इसको एक बार आप समझ लीजिए। मान लीजिए ये एक एरोप्लेन है, अब आप इस एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं ना, यहां पे कभी भी आप एरोप्लेन में बैठे होंगे या आगे जाके बैठेंगे तो नोटिस करिएगा कि ये जो है एडजस्टेबल होते हैं। अभी एडजस्टेबल क्यों होते हैं? ये ऐसे एडजस्टेबल होते हैं कि मान लीजिए अगर मैं ये सेक्शन यहां पे काट के आपको बाहर दिखाऊं, इस सेक्शन को मैं काट के आपको बाहर दिखाता हूं, तो देखिए ये एक्चुअल में कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको। ये एरोप्लेन का मान लीजिए विंग दिख रहा है आपको, यहां से हमने काट दिया सेक्शन को और आपको दिखा दिया। तो ये अगर पॉइंट 1 है मान लीजिए आपके विंग के ऊपर, और नीचे वाला जो पॉइंट है, ये विंग के नीचे वाले पॉइंट को मैंने पॉइंट 2 बोल दिया। ये वेलोसिटी कुछ इस तरह से एडजस्ट की जाएगी, यहाँ पे ये जो विंग्स हैं ये कुछ इस तरह से एडजस्ट किए जाएंगे कि जो हवा हमारे विंग के ऊपर से जा रही है, वो हवा की जो वेलोसिटी हो वो ज्यादा हो जाए, यानी कि v1 जो है वो ज्यादा हो जाए इन कंपैरिजन टू वो हवा जो विंग के नीचे से होकर के जा रही है। अब इससे फायदा क्या है वो समझ लीजिए। बर्नौली कहता है कि भाई P1 बाय रो जी बराबर P1 बाय रो जी प्लस, देखो Z1 Z2 तो ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है, डेटम से दोनों का दूरी बहुत ज्यादा कमी अंतर है उसमें, तो उसको हटाता हूं मैं अभी के लिए, लिख देता हूं, बट फिर भी आप जान लीजिएगा कि इसको हम ले नहीं रहे कंसिडरेशन में। बराबर P2 बाय रो जी प्लस Z2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g। अब देखिए क्या किया हमने बड़ी आसान सी एक चीज करी, हमने वेलोसिटी v1 बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया और इसको मैंने कम कर दिया। अब जाहिर सी बात है इसको हटा दो, दोनों इक्वली ऑलमोस्ट। अब जैसे ये होगा यहाँ पे इम्बैलेंस हो गया, इक्वेशन इक्वल्स टू को जस्टिफाई नहीं कर रही, तो इसको जस्टिफाई करने के लिए क्या होगा कि यहाँ का प्रेशर कम होगा और यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी कि जो प्रेशर होगा पॉइंट 1 का वो कम होगा, यानी कि यहाँ का प्रेशर जो है, प्रेशर एट पॉइंट 1 कम होगा, प्रेशर एट पॉइंट 2 ज्यादा होगा। जैसे ही ऐसा होता है कि यहाँ का प्रेशर कम हो जाए और यहाँ का प्रेशर ज्यादा हो जाए, तो आपको पता है कोई भी चीज ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर जाना चाहती है, और यही कारण है कि ये एरोप्लेन ऊपर की डायरेक्शन में जाना शुरू कर देता है। तो ये है आपका बर्नौलीज थ्योरम, आपके जीवन में जो आप रोजाना देखते होंगे चीजें वहां पे लगता हुआ। आई होप इस संडे का फंडा वीडियो में आपने सीखा होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से बर्नौलीज थ्योरम, जो गेट ईएस से लेकर के कोई भी एग्जामिनेशन जो सिविल का सिलेबस रखता होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको करने होंगे मेरे 2 काम। पहला आप ध्यान रखिएगा अपना, और दूसरा आप ध्यान रखिएगा अपनी फैमिली का। वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।